हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 36वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 35 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। निशा बेमन उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। प्रेम उसे देखता रहता है, फिर आंखें बंद करके तकिया में मुंह मोड़ के सो जाता है। निशा जब वॉशरूम से निकलती है तब प्रेम को सोता हुआ पाती है। निशा ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। बाल को ठीक से बांधकर खुद को तैयार करके एक नज़र खुद को देखती है, फिर उठकर बेड के पास आकर खड़े होकर प्रेम को एक टक देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। फिर वह नीचे चली जाती है। ड्राइंग रूम में आकर वह किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन में जाकर निशा चाय बनाने लगती है और निशा का मन बहुत उदास था। तभी बड़ी माँ आ जाती हैं और निशा की तरफ देखने लगती हैं। निशा अपने आप में मगन थी, अपनी सोचों में खोई हुई थी। वह नहीं देखती कि बड़ी माँ उसे बड़ी देर से देख रही हैं। बड़ी माँ निशा को देख रही थी। निशा ने आज पीले कलर की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी में गोल्डन कलर की लेस लगी हुई थी। गोल्डन कलर के तार से पूरी साड़ी कड़ी हुई थी, इसलिए निशा पर बहुत सुंदर लग रही थी। निशा का गोरा रंग और निखर रहा था। गले में निशा ने एक पतला सा हार पहन रखा था। कानों में उसने झुमकी पहनी हुई थी, माथे में बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में लंबा मंगलसूत्र। इस वक्त निशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज निशा का दिल बहुत तड़प रहा था। अभी थोड़ी देर बाद हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। शाम को मेहंदी होगी, कल शादी। यह सोचकर निशा की जान निकली जा रही थी कि कल अपने पति को वो खो देने वाली है। निशा की बेचैनी उसके चेहरे से समझ में आ रही थी। बड़ी माँ निशा का चेहरा देखकर मन में बहुत दुख कर रही थी। बड़ी माँ मन ही मन वैशाली को कोस रही थी। बड़ी माँ अपने मन में कहती हैं, आज अगर वैशाली के पेट में बच्चा नहीं होता तो रोहन इसका फ़ायदा नहीं उठाता। मैं शादी से इनकार कर देती, ये मेरे बच्चे आज अलग नहीं होते। बड़ी माँ निशा के पास आती है और निशा के कंधे में हाथ रख के कहती हैं, निशा प्रेम के लिए चाय बना रही हो। निशा बड़ी माँ को एक नज़र देखती है और सिर हिलाकर हाँ बोलती है। और पहले का वक्त होता था तो निशा चहक पड़ती थी और जाने क्या क्या कह डालती थी, लेकिन निशा की उदासी ने पूरे घर में सूनापन कर दिया था। अब निशा की चुप्पी बड़ी माँ को बहुत खल रही थी। बड़ी माँ को ऐसा लगता था जैसे घर में अब कोई रह ही नहीं गया हो। बड़ी माँ निशा के सर पर हाथ फेरने लगती हैं और कहती हैं, बहू बहुत मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो चाहो सज़ा दे सकती हो। बड़ी माँ की आंखों में बहुत दर्द था। बड़ी माँ की बातों से भी दर्द ही झलक रहा था। निशा बड़ी माँ को नज़र उठाकर देखती है। निशा बड़ी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, माँ आपका कोई कसूर नहीं है, सब किस्मत का खेल है। इसमें ना तो वैशाली का दोष है और ना जिया का। हमारी किस्मत खराब है, शायद हमारी किस्मत में इनके साथ रहना लिखा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा कहकर निशा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। निशा बड़ी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते कहती है, माँ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम इनके बिना कैसे जिएंगे। हम इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, हम क्या करेंगे। उधर प्रेम निशा के नीचे जाते ही तुरंत उठता है और किसी को फ़ोन लगाता है। उधर से फ़ोन रिसीव होता है। प्रेम उससे कहता है, अभी तुम सो रहे हो। उस तरफ से आवाज़ आती है, नहीं। प्रेम कहता है, जल्दी तैयार होकर सीधा घर आओ। फिर प्रेम फ़ोन कट कर देता है। प्रेम दूसरा नंबर मिलाता है। दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव होता है। प्रेम कहता है, वरुण सब तैयारियां हो गई क्या। वरुण कहता है, हाँ सर, सब तैयारियां हो चुकी हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपने जैसा कहा मैंने सब कर दिया है, सारा इंतजाम हो चुका है। प्रेम कहता है, ठीक है तुम भी घर आओ। ऐसा कहकर फ़ोन
काट देता है। फिर प्रेम तीसरी जगह फ़ोन लगाता है। उधर से फ़ोन रिसीव होता है। प्रेम कहता है, राजन अंकल, आंटी और प्रिया को लेकर आप जल्दी से आ जाइए। राजन कहते हैं, ठीक है बेटा, हम अभी थोड़ी देर के बाद घर से निकलेंगे। सबसे बात करके प्रेम इम्तिनान हो जाता है और वह गहरी सांस लेकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलता है और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा होकर अपने बाल बनाता है। तैयार होकर वह नीचे ड्राइंग रूम में आता है। ड्राइंग रूम में उसे कोई नज़र नहीं आता तो किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन में जाकर देखता है तो निशा और बड़ी माँ रो रही थी। निशा बड़ी माँ के गले लगी हुई थी। प्रेम को निशा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से निशा से कहता है, निशा क्या हो रहा है? तुम रो रही हो, साथ में मेरी माँ को भी रुला रही हो। तुम दोनों लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझ पर विश्वास नहीं है। प्रेम की गुस्सैल आवाज़ सुनकर बड़ी माँ और निशा चौंक जाती हैं। चौंक कर दोनों अलग होते हैं। निशा प्रेम के चेहरे की तरफ देखती है तो उसे अपना पुराना पति नजर आता है। निशा कहती है, हम रो थोड़े रहे थे, हम बड़ी माँ से यूं ही लिपटे हुए थे। क्यों बड़ी माँ, क्या हम रो रहे थे? निशा बड़ी माँ की ओर देख कर कहती है। बड़ी माँ भी इनकार करती हैं और प्रेम की तरफ गुस्से से देख कर कहती हैं, खबरदार प्रेम, जो तुमने मेरी बेटी को सुबह सुबह बिना कसूर का डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी पीछे से नानी जी भी आ जाती हैं। नानी भी प्रेम से कहती है, रत्ना बिल्कुल ठीक कह रही है, सुबह सुबह तुम्हें डांटने के अलावा कुछ और नहीं आता क्या? निशा प्रेम के हाथ में चाय का प्याला दे देती है और प्रेम चाय ले लेता है। घूर के निशा को देखता भी है और कहता है, अगर अब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरा ना निशा प्रेम सिंह, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जिन फौज के सहारे तुम मुझे आंखें दिखाती हो ना, वह भी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। निशा प्रेम की बात सुनती है और मुंह बनाकर मन ही मन कहती है, खुद तो उस लैला मजनू के पति बनने जा रहे हैं और हमसे कहते हैं आंखों में आंसू ना आए। हमारे दिल पर क्या गुजर रही है इसका तो एहसास तक नहीं है आपको, ऊपर से अभी डांट भी रहे हैं। प्रेम निशा को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से आंसू बहाए और उसकी माँ को रुलाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। निशा प्रेम को घूर कर देखती है और मन ही मन कहती है, देखा, अभी शादी नहीं हुई, अभी से हमें धमकी दे रहे हैं। शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, हमें बिल्कुल भूल ही जाएंगे। हमें सब समझ आ रहा है, उस लड़की से शादी करने का खुद इनका मन है और हमें सुना रहे हैं। निशा चाय का प्याला प्रेम के हाथों में थमा कर वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी प्रेम को मामा जी का फ़ोन आ जाता है। प्रेम फ़ोन रिसीव करता है। मामा जी बोलते हैं, हम लोग शाम तक मुंबई पहुँच जाएंगे, तुम एयरपोर्ट में लेने के लिए गाड़ी भेज देना। ठीक है मामा जी, मैं गाड़ी भेज दूंगा। आप लोग कितने बजे लखनऊ से निकलेंगे? मामा जी कहते हैं, मैं एयरपोर्ट से ही बात कर रहा हूँ। प्रेम मामा जी से कहता है, ठीक है मामा जी, हम आ जाएंगे, मैं फ़ोन रखता हूँ अभी। और प्रेम फ़ोन कट कर देता है। नानी प्रेम से पूछती है, क्या तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं? पर प्रेम की नज़रें निशा को ढूंढने लगती हैं और वह नानी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। नानी प्रेम को देखकर बड़बड़ाती हैं और कहती हैं, यह लड़का भी ना अपने मन का मालिक है, अगर मन होगा तो जवाब देगा, नहीं तो नहीं देगा। और मुंह बनाकर वह भी अपने कमरे में चली जाती हैं। बड़ी माँ अभी भी किचन में थी, वहाँ से प्रेम की सारी हरकतें देख रही थी कि किस तरह से निशा को धमकी दे रहा है। फिर प्रेम कमरे में पहुँचता है पर उसे निशा कहीं नज़र नहीं आती। दरअसल जब निशा उसके पास खड़ी थी तभी मामा जी का फ़ोन आ गया था, तो प्रेम मामा जी से बात करने में व्यस्त हो गया था, इसलिए वह देख नहीं पाया कि निशा किस तरफ गई। उसे लगा निशा कमरे में चली गई है, इसलिए वह सीधा ऊपर जाता है, लेकिन निशा बाहर लॉन में चली गई थी। तभी प्रेम का फ़ोन रिंग करने लगता है। प्रेम फ़ोन रिसीव करता है। उधर से वरुण कहता है, सर मैं घर नहीं आ रहा हूँ, मैं सीधा पंचमहल जा रहा हूँ। प्रेम पूछता है, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? वरुण कहता है, सर वहाँ की पूरी अरेंजमेंट मुझे दोबारा से चेक करनी पड़ेगी, अगर किसी सामान की कमी हुई तो मैं तुरंत अरेंज करवा दूंगा, जिससे कि जब आप लोग आएँ तो यहाँ कोई कमी न रह जाए। प्रेम वरुण से कहता है, ठीक है, मैं अंकल से कहता हूँ वह भी पंचमहल पहुँचे। शादी का सारा अरेंजमेंट वरुण देख रहा था। वरुण, वैशाली और प्रेम की शादी वहीं से होनी थी।
पंचमहल एक महल था। यह महल प्रेम के दादाजी का था, जो सालों से बंद था। प्रेम कभी कभी वहाँ की साफ सफाई करवा देता था, क्योंकि महल शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। इसलिए प्रेम की फैमिली इस महल में नहीं रहती थी। प्रेम राजन को फ़ोन करता है। उधर से राजन फ़ोन रिसीव करते हैं। प्रेम उनसे कहता है, अंकल आप आंटी और प्रिया को लेकर पंचमहल पहुंचिए। मैं भी सबको लेकर यहाँ से पंचमहल की ओर रवाना होता हूँ। उधर से राजन कहते हैं, ठीक है, हम लोग सीधा पंचमहल में मिलेंगे। फिर प्रेम अपने कमरे से निकलकर नीचे ड्राइंग रूम में आता है। तभी बड़ी माँ अपने कमरे की ओर जाती दिखती हैं। तो प्रेम माँ से पूछता है, माँ निशा कहाँ है? बड़ी माँ प्रेम को घूर कर देखती हैं और कहती हैं, अभी तो तुम निशा को धमकी दे रहे थे, अब निशा को ढूंढ रहे हो। मुझे नहीं पता निशा कहाँ है, जाकर खुद ढूंढो। इतना कहकर बड़ी माँ अपने कमरे में चली जाती हैं। बड़ी माँ दादी नानी के कपड़े सूटकेस में रख रही थी। तभी प्रेम कमरे में आ जाता है और माँ से कहता है, बड़ी माँ। लेकिन बड़ी माँ एक नज़र भी प्रेम की तरफ नहीं देखती हैं, नज़र नीचे करके अपना काम करती हैं। बड़ी माँ से प्रेम कहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है माँ, वहाँ सब कुछ अरेंज हो चुका है। वरुण हम सबसे पहले पहुँच जाएगा और सारे इंतजाम वह देख लेगा। वहाँ आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो बस थोड़े से कपड़े ले लीजिए। तभी विशाखा और वैशाली भी कमरे में आ जाती हैं। विशाखा माँ से कहती है, माँ हमने अपने कपड़े पैक कर लिए हैं। प्रेम विशाखा और वैशाली के सर पर हाथ फेरता है और कहता है, तुम लोगों को ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ सब इंतजाम करवा दिया है। अनीता आएगी तुम्हारी वेडिंग ड्रेस लेकर, हल्दी से लेकर शादी तक की ड्रेस उसमें डिज़ाइनिंग की है। विशाखा वैशाली प्रेम के सीने से लग जाती हैं। वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम कहता है, इन आंसुओं की वजह से तुम्हारी भाभी को अभी मैंने डांटा है और तुम्हारी भाभी गुस्से से कहीं छुप गई हैं, इसलिए आंसू बिल्कुल नहीं। मैं तुम लोगों के आंसू नहीं देख सकता हूँ। विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है, भाई अनीता ने मेरे व्हाट्सएप पर मेरे ड्रेसेस की फ़ोटो भेजी है। उनके पास पहले से ही तैयार रखे हुए हैं ड्रेस। उनमें से मुझे 3 ड्रेस पसंद आ गई हैं। और वैशाली तुमने? प्रेम वैशाली से पूछता है। तो वैशाली कहती है, भैया मुझे भी अनीता ने व्हाट्सएप पर लहंगे और गाउन की फ़ोटो भेजी है, मुझे भी पसंद है। वैशाली थोड़ी उदास आवाज़ में प्रेम से बताती है और अपनी माँ की तरफ एक नज़र देखती है, जो वैशाली को एक नज़र भी नहीं देख रही थी, बस सूटकेस में कपड़े रखे जा रही थी। प्रेम विशाखा से पूछता है, और तुम्हारी भाभी उन्होंने क्या पसंद किया है? वैशाली और विशाखा प्रेम से अलग होती हैं और सवालिया नज़रों से प्रेम को देखती हैं और पूछती हैं, भैया क्या भाभी ने आपको नहीं बताया क्या? प्रेम कहता है, आजकल तुम्हारी भाभी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती। तभी निशा बड़ी माँ के कमरे में आती है। निशा प्रेम की बात सुन लेती है और विशाखा से कहती है, हमें कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए, हम अपनी पुरानी साड़ी पहन लेंगे। माँ कहती हैं, जाओ सब लोग तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद हमको निकलना है। बड़ी माँ निशा की तरफ देख कर कहती हैं, बेटा जाओ तुम भी तैयार हो जाओ जाकर। निशा कहती है, बड़ी माँ हमको क्या तैयार होना, हम तो तैयार हैं, हमने अपना सारा सामान भी रख लिया है। प्रेम निशा का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो ऊपर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। निशा और प्रेम अपने कमरे में आ जाते हैं। निशा प्रेम का हाथ झटक देती है और कहती है, हमने आपके कपड़े सूटकेस में रख दिए हैं, आपका सारा सामान सूटकेस के अंदर है। और एक छोटा सूटकेस दिखाती है और कहती है, इसमें आपका सेविंग का सामान है और छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं। प्रेम निशा की आंखों की तरफ देखता है। निशा की आंखें बहुत लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई है। निशा की ये हालत देखकर प्रेम को बहुत तकलीफ हो रही थी। प्रेम झटके से निशा को अपनी सीने से लगा लेता है। निशा अपने आप को प्रेम से छुड़ाने की कोशिश करती है और प्रेम उसे डांट देता है और कहता है, चुपचाप इसी तरह मुझसे लिपटी रहो, ज़्यादा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेम यह बात बहुत गंभीर आवाज़ में निशा से कहता है। प्रेम निशा से कहता है, निशा मैं तुमको फिर एक बार समझा रहा हूँ कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। निशा प्रेम से लिपटी हुई कहती है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम तो सिर्फ वैशाली की खुशी
चाहते हैं और उस आने वाले बच्चे की खुशी चाहते हैं। प्रेम कहता है, तो फिर जब तुम कुर्बानी कर रही हो तो इतनी खामोश क्यों हो? मुझे मेरी पहली वाली निशा मुझे चाहिए। निशा प्रेम के सीने से सिर उठाकर प्रेम की तरफ देखती है, फिर आंखों में आंसू लाकर कहती है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें तकलीफ ना हो, पर हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। प्रेम निशा का माथा चूमता है और कहता है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं। अपने छोटे से दिमाग में यह बात अच्छे से बिठा लो। बड़ी माँ निशा को आवाज़ देती हैं। निशा और प्रेम एक दूसरे से अलग होते हैं। निशा कहती है, मैं नीचे होकर आती हूँ। निशा प्रेम से कहती है, मैं नीचे जाकर आती हूँ। उधर प्रेम सुजीत को फ़ोन करने लगता है। सुजीत इस वक्त ट्रेन में होता है क्योंकि उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी। उसके पापा ने फ़ोन किया। सुजीत को प्रेम से बात करने का टाइम नहीं मिला तो उसने तुरंत ट्रेन का टिकट कराया और ट्रेन पकड़ ली और अपने गांव जा रहा था। प्रेम जब सुजीत को फ़ोन करता है तो सुजीत का फ़ोन रिंग करता है और सुजीत फ़ोन तुरंत रिसीव कर लेता है। प्रेम सुजीत से पूछता है, सुजीत कहाँ हो बेटा? सुजीत प्रेम से कहता है, भैया मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अम्मा सीढ़ियों से गिर गई है तो पिताजी ने फ़ोन किया था, हमको आपको बताने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम इमरजेंसी में तुरंत घर से जा रहे हैं। प्रेम सुजीत से कहता है, अगर मैं फ़ोन नहीं करता तो तुम मुझे बताते भी नहीं। तो सुजीत कहता है, माफ़ कर दो भैया, घर पहुंचकर हम आपको सारी बातें बताने की सोच रहे थे। प्रेम कहता है, अच्छा ठीक है, तुम घर पहुंचो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत फ़ोन कर देना। पैसे की ज़रूरत हो तो तुरंत फ़ोन कर देना। उस हॉस्पिटल का नाम, जगह सब मेरे फ़ोन पर सेंड कर देना। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा खर्चा मैं उठा लूँगा। सुजीत प्रेम से कहता है, ठीक है भैया, आप हमें एक बार और माफ़ कर दो, हम बहन की शादी अटेंड नहीं कर पाए, हमको बड़ा दुख है। प्रेम कहता है, कोई बात नहीं, पहले तुम माँ को देखो जाके। सुजीत प्रेम से कहता है, भैया हमने अपने सारे आदमी पंचमहल भेज दिए हैं, उन्होंने पूरे पंचमहल को घेर रखा है। आपकी सुरक्षा बहुत कड़ी है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम कहता है, मुझे पता था कि तू ऐसे ही कुछ करने वाला है। सुजीत प्रेम से कहता है, भैया हमने पंचमहल देखा है, आधे से ज़्यादा तो वहाँ जंगल है, घर बहुत दूर दूर बने हुए हैं। हम एक दिन वह सब देख कर आए थे, इसलिए हमने वरुण भाई से मिलकर यह सारा अरेंजमेंट कर दिया है। प्रेम सुजीत से कहता है, ठीक है बेटा, तुम घर पहुँचते पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। सुजीत प्रेम से कहता है, ठीक है भैया, मैं घर पहुँचकर आपको फ़ोन करूँगा। उसके बाद सुजीत फ़ोन कट कर देता है। प्रेम नीचे ड्राइंग रूम में आता है तो सारे नौकर सूटकेस लेकर गाड़ी में रखने चले जा रहे थे। बड़ी माँ प्रेम से कहती हैं, प्रेम हम लोग निकल रहे हैं। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, आप लोग चलिए, निशा मेरे साथ जाएगी। निशा प्रेम की तरफ घूर कर देखती है और बड़ी माँ से कहते हैं, नहीं, हम माँ के साथ जाएंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। वहाँ सब तैयारी अभी तो करनी है पड़ेगी। प्रेम निशा को गहरी नज़रों से देखता है और देखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं माँ के साथ, सब तैयारी कर देंगे। बड़ी माँ निशा से कहती है, प्रेम ठीक कह रहा है, तुम प्रेम के साथ आना। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, आप चलो, मैं जल्दी पहुँच कर जाऊँगा। बड़ी माँ, दादी और नानी सब लोग बंगले से बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुसुमा, गंगू और घर के नौकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। विशाखा और वैशाली को अपनी गाड़ी में लेकर पहले ही चली जाती है। विशाखा वैशाली के साथ प्रेम की सिक्योरिटी गार्ड भी पीछे पीछे लगे हुए थे। यह बात विशाखा और वैशाली दोनों नहीं जानती थी कि गुप्त रूप से उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं जो सुजीत के भेजे हुए थे। जैसे ही बड़ी माँ, नानी, दादी गाड़ी में बैठकर जाती हैं तो उनकी गाड़ी आगे निकल जाती है। नौकरों की गाड़ी निकलती है, उनके पीछे 4 गाड़ियां सिक्योरिटी गार्ड की लग जाती हैं। प्रेम के परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता था कि उनके पीछे प्रेम के सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। प्रेम अपने परिवार की पूरी सुरक्षा रखी थी। अब घर में सिर्फ निशा और प्रेम थे। प्रेम निशा का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब नाराज़गी दूर करो निशा। निशा कहती है, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, पर अब बार बार आप हमें धमकी देना बंद करिए। जरा सी बात होती है तो बस आप हमें धमकी देने लगते हैं, तो हमको आप पर बहुत गुस्सा आता है। निशा प्रेम को गुस्से से देखती भी है और कहती है,
प्रेम निशा को चिढ़ाते हुए कहता है, नाराज हो जाओ, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी नई बीवी आने वाली है, अब सारे काम उसी से करवाया करूँगा। निशा प्रेम को धक्का देते हुए कहती है, ठीक है, अब जब आपकी पत्नी आ जाए तो सारे काम वही करेगी, आपका कोई काम अब हम नहीं करेंगे, चलिए जल्दी से, देर हो रही है। और गुस्से से निशा ऊपर चली जाती है और कहती है, हमारे साथ आइए, सारे नौकर जा चुके हैं, सूटकेस आपको उतारना पड़ेगा। प्रेम समझ गया था कि निशा उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है। प्रेम मुस्कुराते हुए ऊपर आता है और कहता है, बस एक दिन और, उसके बाद मैं कमरा भी छोड़ दूंगा, दूसरे कमरे में रहूंगा जाकर अपनी नई पत्नी के साथ। निशा प्रेम को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और कहती है, ठीक है ना, हमें क्यों सुना रहे हैं। प्रेम अपना और निशा का सूटकेस ड्राइंग रूम में लाकर रखता है। निशा के सूटकेस उठाते हुए कहता है, तुम इस पर कपड़े ले जा रही हो या पत्थर भरकर ले जा रही हो, बड़ा वजन है। निशा चिढ़कर प्रेम से कहती है, अब तो हर चीज़ हमारी आपको वजन लगेगी। प्रेम यह सारी बातें जानबूझकर कह रहा था। वह चाहता था कि निशा अपने अंदर का दुख उससे लड़ झगड़ कर निकाले, क्योंकि जब से यह शादी तय हुई है निशा खामोश हो गई थी, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, इसलिए प्रेम उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा था, जिससे कि वह बोलती रहे और अपने अंदर का गुस्सा उसे दिखाती रहे। प्रेम भी जानता था कि वह निशा से बहुत प्यार करता है, उसकी ज़िंदगी में निशा के अलावा कोई और जगह नहीं ले सकता। यह बात निशा भी जानती थी। निशा भी समझ रही थी कि यह सब प्रेम जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वह ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और प्रेम उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा है, जिससे कि वह उससे लड़ जाए। निशा और प्रेम फिर बाहर आ जाते हैं। प्रेम गाड़ी निकालता है और सूटकेस गाड़ी में रखकर निशा को गाड़ी में बैठने को कहता है। निशा गाड़ी में बैठ जाती है और प्रेम भी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके पंचमहल की ओर जाने लगता है। प्रेम के पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या प्रेम की शादी जिया से होगी या नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।